बहुत बेहतरीन चीज पढ़ाते हैं आपको, जिससे आपको पूरी दुनिया से उठ करके अब आपको अंतरिक्ष की यात्रा कराते हैं। चलिए साहब, पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आप लॉन्च होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में एक ग्रह जिसका नाम, अब सवाल समझ के बोलना पड़ेगा एक तो साहब, क्या है, मैं बोल तो दिया ग्रह है, लेकिन गड़बड़ कर दिया साहब, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। कैसे? मुझे थोड़ा एक शब्द और बोलने वाला था। क्या? बौना। अरे सर, आप टिप्पणी कर रहे हैं किसी के ऊपर, है ना, बौना बोल रहे हैं। अरे भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। बोले कहां? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। दोबारा सुनिएगा, चर्चा में कौन आई? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। चलिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले घटना को शुरू करें, सवाल को शुरू करें, उससे पहले थोड़ी फाउंडेशन तो बना दें। मेरे प्यारे साथियों, आप जिस सौर मंडल में जी रहे हैं, गुरुजी रुकिए एक मिनट, ये सौर मंडल बोले तो हमने कहा सोलर सिस्टम। बोले अंग्रेजी नहीं पूछ रहे, मतलब बताइए। मैंने कहा मतलब ये कि सूर्य का जिन जिन पर प्रभाव है। बोले अच्छा, सूर्य का जहां जहां तक प्रभाव है उसे क्या सौर मंडल कहते हैं? हमने कहा जी हाँ। बोले सौर मंडल के अंदर थोड़ा बताइए कौन कौन रहता है? हमने कहा ये बड़ी सवाल पूछ लिए, ये रहा सौर मंडल, जरा देख लीजिए। बोले क्या दिखा दिए सर, ये तो हमको बचपन से याद है। सूरज के सबसे नजदीक मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मंगल है, फिर एस्टेरॉइड बेल्ट है, फिर जुपिटर, बृहस्पति, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, फिर प्लूटो है। ये क्या दिखा दिए आप? हमने कहा भाई यही सौर मंडल है, हम तो यही बताए हैं आपको। बोले ना 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 ना, हमको ये बताइए इसका महत्व क्या है, होता क्या है? हमने कहा हाँ, ये समझाना है तो थोड़ा समझना पड़ेगा, दो चीजों को पहले समझना पड़ेगा। क्या? दो चीज पहले समझनी पड़ेंगी सौर मंडल को समझने से पहले, कि आप बनना क्या चाहते हैं जीवन में, तारे अथवा प्लेनेट। आइए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सौर मंडल को समझने से पहले दो परिभाषाएं समझनी होंगी। एक परिभाषा में होता है तारों की परिभाषा, जिन्हें आप स्टार कहते हैं, तारा, और एक होता है ग्रह। आप देखिए ध्यान से कि आप क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में, फील करिए इस बात को, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। मेरे प्यारे साथियों, जब हम शब्द बोलते हैं तारा, तो मेरे प्यारे साथियों तारा कहते किसे हैं? मेरे प्यारे साथियों, तारा उसे कहते हैं जो खुद से चमकता हो। ध्यान से सुनिएगा, जो खुद से चमकता हो। और मेरा मानना है अंकित परिवार के सभी सदस्य तारे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सितारे हैं। प्लेनेट क्या होता है? जो किसी दूसरे के प्रकाश में चमकता हो। ध्यान से सुनिएगा, किसी दूसरे के प्रकाश से समझता हो। बहुत बढ़िया चीज समझा रहा हूं, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बेहतरीन ज्ञान प्राप्त होने वाला है। किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता हो, वो क्या कहलाता है? प्लेनेट कहलाता है। बोले अच्छा, तो बोले ये बताइए सूरज क्या है? हमने कहा सूरज क्या है? मैंने कहा बेटा सूरज तारा है। बोले अच्छा, तो फिर बाकी लोग? हमने कहा मरकरी से लेकर के ऊपर तक चले जाइए, कूपर बेल्ट तक चले जाइए, ये सभी चीज क्या हैं? मैंने कहा भाई ये सब की सब मिलकर के ग्रह हैं, यानी कि जो भी तारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ये सब ग्रह हैं, यानी कि प्लेनेट हैं। अब लेकिन हर किसी को ग्रह कह दिया जाए, इसको लेकर के विवाद है। अब ग्रह की परिभाषा में एक प्रकार से तो ये सेट बैठ गए। कैसे? कि इनके ऊपर किसी और का प्रकाश आता है तो ये चमकते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जैसे आपको दिन दिखाई देता है, रात दिखाई देती है, तो पृथ्वी कहीं और ग्रह से तभी दिखाई देती है जब सूरज का रोशनी हमारे ऊपर आ रहा होता है। और एक बात और बता दूं आप सभी को, मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश ही हमें चमकाता है, और जहां तक सूरज का प्रकाश पहुंचता है उस क्षेत्र को इंटरस्टेलर जोन कहते हैं। याद कर लीजिएगा, बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं। यानी कि सूरज का प्रकाश अगर यहां तक जा रहा है तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र को इंटरस्टेलर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरस्टेलर जोन। इसके बाद सूरज का प्रकाश पहुंचना बंद हो जाता है। सर ये कितना दूर है इंटरस्टेलर जोन सूर्य से? मैंने कहा भाई ये है 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। सर ये 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है? मैंने कहा सूरज से पृथ्वी की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। बोले ये कितनी होती है? मैंने कहा 1.5 करोड़ मतलब किलोमीटर के आसपास होती है। मतलब 1.5 मिलियन, एक बार 150 मिलियन, सॉरी चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिगर है मैं मिस कर रहा हूं। और वो इतनी दूरी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में। इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी से सूरज की जो दूरी है ना, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो यहां तक 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल और बन के आता है। क्या बन के आता है? बोले सर फिर एक बात बताइए,
ये ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है? आपने प्लेनेट तो बता दिया, मैंने कहा प्लेनेट तो ये है जो मतलब किसी और के प्रकाश में चमकता हो। बोले ठीक बात है, समझ गए। तो पृथ्वी क्या है? मैंने कहा प्लेनेट है। मंगल क्या है? बोले प्लेनेट है। बृहस्पति क्या है? प्लेनेट है। शनि क्या है? प्लेनेट है। बुध क्या है? प्लेनेट है। शुक्र क्या है? प्लेनेट है। सब प्लेनेट है। फिर ये बोना प्लेनेट क्या होता है गुरुजी? हमने कहा हाँ, ये पॉइंट पूछने वाला है। यानी कि अब प्लेनेट दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। कौन कौन से हो गए जनाब? एक हो गया प्लेनेट खुद, यानी कि एक तो अपने आप में प्रॉपर प्लेनेट हो गया, और एक हो गया ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि बोना प्लेनेट। बोले इन दोनों में अंतर है क्या? मैंने कहा भाई ये अंतर मैंने नहीं बताया, बल्कि ये बताया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। क्या बताया? अब ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ये कहा है मेरे प्यारे साथियों कि प्लेनेट होने के लिए कुछ परमानेंट कंडीशन है कि किसे प्लेनेट कहा जाएगा, इसके लिए कुछ नियम है जो पूरे करने चाहिए। सामान्यतया ये नियम 3 ही होते हैं, लेकिन हम इसे 4 बना के भेज रहे हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा देंगे। नियम तो 3 ही हैं। नियम 3 में कौन कौन से नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए? पहला नियम कहता है कि ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हो, ऑर्बिट टू सन, यानी कि ये सन की परिक्रमा लगाते हो। बोले बहुत बढ़िया, पृथ्वी लगाती है सर। हमने कहा पृथ्वी नहीं, जिनको भी आप जानते हैं ना ये सब लगाते हैं। बोले ओके। दूसरा क्या है? हमने कहा दूसरा ये है कि ये खुद जो है, 4 बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये खुद चंद्रमा ना हो, यानी कि इट इज नॉट ए मून। अब बोले ये मतलब क्या हुआ? हमने कहा अभी बताते हैं। ये चंद्रमा ना हो, ये तो बेवकूफी वाली बात है। अरे हमने कहा भैया असल में चंद्रमा जो है ये सैटेलाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सैटेलाइट को। बोले मतलब? हमने कहा जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक बात बताइए, ये जो पृथ्वी दिख रही है आपको? बोले हाँ। हमने कहा इसके पास में ये सफेद सफेद सा दाना दिख रहा है? बोले हाँ। हमने कहा ये चंद्रमा है, और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ना कि सूर्य के चारों तरफ। यानी कि ये चंद्रमा ना हो का अर्थ ये है प्लेनेट उसे कहेंगे जो कि सूर्य के चक्कर लगाता हो, ना कि किसी ग्रह के चक्कर लगाता हो। मतलब कोई ग्रह के चक्कर लगा रहा है, ये उसके चक्कर लगा रहा है, ऐसा ना होता हो। इतनी बात समझ में आ गई? बोले ठीक बात है। फिर हमने कहा तीसरा पॉइंट क्या है, अब वो सुनिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है साहब। ये इतना पावरफुल हो कि इसके पड़ोस में कोई ना रह पाए। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि इसका पड़ोसी कोई ना हो, इसका पड़ोसी कोई ना हो, पड़ोसी ना हो। बोले इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा सारे नेबर्स को निगल जाए। बोले अच्छा। बोले कैसे? हमने कहा देखो बेटा, आपको मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ। मैंने कहा क्या आपको प्लूटो सही से दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। हमने कहा क्यों? हमने कहा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का कहना है कि प्लूटो जो है वो अपने आप को कूपर बेल्ट में जो छोटे छोटे एस्टेरॉइड उपस्थित हैं, चिंता मत करिए एस्टेरॉइड भी समझाऊंगा, लेकिन पहले ध्यान से समझिए। दुनिया में ऊपर घूम रहे हैं, थोड़ा स्तर बढ़ाइए नॉलेज का और बैठ जाइए पेटी पैक करके। दुनिया घूम रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, प्लूटो जो है उसको आप सेपरेट नहीं कर पा रहे। किससे? कूपर बेल्ट से। यानी कि ये अपनी स्पष्ट पहचान नहीं बना पाया। ये गधों की भीड़ में ही गधे जैसा दिखाई दे रहा है, यानी गधों की बीच में भीड़ में घोड़ा खड़ा है वो तो दिख सकता है, लेकिन गधों की भीड़ में खच्चर खड़ा है तो डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। प्लूटो जो है वो सारे नियम मानता है। कौन से नियम मानता है? सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है, बकायदा इसका खुद, ये खुद चंद्रमा भी नहीं है, बकायदा सब कुछ है, सूरज की रोशनी भी पहुंच रही है, सब है। प्रॉब्लम ये है कि ये जिस भीड़ में खड़ा है उस भीड़ का हिस्सा लग रहा है, ये भीड़ में से अलग से चमक नहीं रहा। ऐसी स्थिति में प्लूटो जो है बेचारा वो ग्रह नहीं बन पाया। अब पॉइंट समझना, ग्रह नहीं बन पाया मतलब पड़ोसियों से अपनी अलग पहचान नहीं बना पाया, यानी पड़ोसियों जैसा है, नेबर्स जैसा है। अब मेरे प्यारे साथियों है, यहां पर पड़ोसियों जैसा ना हो और पड़ोसियों जैसा हो, ये एक इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट अंतर का पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है मेरे प्यारे साथियों, प्लेनेट उसे कहेंगे जो अपने वजन के कारण अपने अंदर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स ले आए। दोबारा सुनिए, अपने वेट के कारण इतना ग्रेविटेशनल फोर्स ले आए
कि वो गोलाकार हो जाए, वो राउंड शेप में हो जाए। ध्यान से सुनिए, कैसा हो जाए बेटा? राउंड शेप में हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। बोले मतलब? हमने कहा भैया पृथ्वी गोल है, सुनते आए हो? बोले हाँ। हमने कहा ये गोल इसीलिए है क्योंकि इसका वजन इतना था। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे जो नॉन साइंस के विद्यार्थी होंगे, उन्हें नहीं पता है कि ये वजन से ग्रेविटेशन का क्या लेना देना है। चिंता मत करिए, हम सिखाते हैं। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ग्रेविटेशन की परिभाषा होती है। साइंस में ग्रेविटेशनल फोर्स को जो माना जाता है जी, जिसे आप कहते हैं, वो मास पर निर्भर करता है। जिसका जितना ज्यादा वजन होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होता है। यही कारण है कि अपना जो मून है वो पृथ्वी से 1/4 आकार का है, 1/4 आकार का है, और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है। यानी कि पृथ्वी के ग्रेविटेशन से 1/6 तक है, यानी कम होता चला जाता है। डन हो गया? रेडियस से और मास से प्रभावित होती हैं ये सारी चीजें। डन बेटा? तो कहने का अर्थ क्या हुआ? आकार बड़ा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बड़ा होगा। कहने का अर्थ यह है कि आकार बड़ा होगा, मतलब आकार से मतलब है कि जो वजन ज्यादा होगा, मास से समझिए, बस मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। डन? अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में नियम क्या बना? चौथा नियम बन के आया मेरे प्यारे साथियों कि वेट हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो और गोलाकार हो जाए। अच्छा, तो ड्वार्फ प्लेनेट क्या है? हमने कहा ड्वार्फ प्लेनेट ने पूरी तरह से गोलाकार नहीं होते, पूरी तरह से गोलाकार नहीं होते, नहीं होते। ओके, अब साहब 4 पॉइंट बन के आ गए। कौन सा? पहला पॉइंट, ऑर्बिट टू सन ड्वार्फ प्लेनेट पर भी लागू होता है। नंबर 2, ऑर्बिट यानी कि ये मून जैसा ना हो, यानी सैटेलाइट ना हो, ये इस पर भी लागू होता है। यानी कि ये जो है खुद भी सूरज के ही चक्कर लगाता हो। पड़ोसियों जैसा ना हो, ये तो प्लेनेट के लिए है। पड़ोसियों जैसा हो, ये ड्वार्फ प्लेनेट के लिए है। मेरे प्यारे साथियों, नंबर 4, जो पूरी तरह गोलाकार ना हो वो ड्वार्फ प्लेनेट है, और पूरी तरह जो गोलाकार हो ये मैंने खुद ने नहीं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात बताई है। अब सवाल बनता है कि सर प्लूटो क्या है? हमने कहा बेटा प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट है। बोले ड्वार्फ प्लेनेट के उदाहरण बताइए। हमने कहा भाई साहब अब ड्वार्फ प्लेनेट के उदाहरण सुन लीजिए। आपके सामने टोटल पूरी दुनिया में 5 डार्क प्लेनेट ज्ञात हैं। उनमें से एक का नाम तो प्लूटो हो ही गया, इसके अलावा डार्क प्लेनेट में एक का नाम है एरिस, नाम याद कर लीजिएगा। एक का नाम है मेक, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। एक का नाम है हाउ मिया और एक का नाम है सीरीज। हाँ भाई, ये है महत्वपूर्ण। ये साइज के आकार में पांचों बता दिए। एक के ऊपर और बात चल रही है फिलहाल के लिए कि इसे भी डार्क प्लेनेट मान लिया जाए, और उसका नाम है हाइजीनिया। हाइजीनिया मेरे प्यारे साथियों, हाइजिया नाम है भैया इसका, हाइजिया है ना, हाइजिया मतलब ऐसे करके आप बात कर सकते हैं, ऐसे हाइजिया, ठीक है, हाइजिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों टोटल 6, अब इस छठे को लेकर के थोड़ा सा मामला फंस रहा है अभी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसे प्लेनेट माने कि नहीं माने, ड्वार्फ प्लेनेट माने कि नहीं माने। तो कुल कितने हो गए अगर हम इसको भी लेके चले? 1 2 3 4 5। ये 5 तो अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट हैं, छठा जो है अभी तक बनने की स्थिति में फंसा हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल आया, बाकी तो सारी बातें सही है सर, मान लिया कि सीरीज जो है वो आपके हिसाब से ड्वार्फ प्लेनेट है, हमें पहले ये बताओ, आफ्टर ऑल डार्क प्लेनेट को प्लेनेट कहना है कि डार्क प्लेनेट कहना है, निर्धारित कैसे होता है? हमने कहा भाई साहब अब सुनो निर्धारित कैसे होता है। असल में सूरज के चारों तरफ बहुत छोटे छोटे असंख्य टुकड़े परिक्रमा लगा रहे हैं। ये असंख्य टुकड़े बृहस्पति और मंगल के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। हाँ माननीय, समझ में आ गया हो तो बता दीजिएगा। एस्टेरॉइड बेल्ट दिखाई दे गई हो तो बता दीजिएगा। ये रही एस्टेरॉइड बेल्ट जो आपको दिखाई दे रही है, चर्चा इसकी हो रही है। एस्टेरॉइड बेल्ट के रूप में मेरे प्यारे साथियों यहां पर कौन परिक्रमा लगा रहा है? मुद्दा समझ में आ गया। ये रहा एस्टेरॉइड बेल्ट जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसी एस्टेरॉइड बेल्ट में से एक टुकड़ा निकल के आया, उसका नाम सीरीज है। अरे कुछ समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो, और शेयर करने में कंजूसी मत करो। बहुत मेहनत से मुफ्त में इतना ज्ञान आपके लिए लेकर के आता हूं भैया,
आपके लिए सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है इस क्लास के लिए, और आपको लगना भी चाहिए और दुनिया को आपके माध्यम से ये नॉलेज पहुंचना भी चाहिए। मेरी तरफ से अगर आप कुछ भी अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हैं, यानी अपनी तरफ से कुछ भी थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप सेशन शेयर कर दीजिए बस, ठीक है ना। तो एक बार शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, इतनी कंजूसी मत किया करो। कितना एक्सट्रीम नॉलेज में दे रहा हूं आप लोगों को। इसमें से सीरीज एक है, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है इसका एक हिस्सा सीरीज है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, इस सीरीज को चर्चा में कौन लेकर के आया वो सुनिए मेरे प्यारे साथियों। सीरीज चर्चा में है, क्यों चर्चा में है अब वो सुनिए। सीरीज चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस सीरीज पे ये रहा सीरीज, और इसी सीरीज पर मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में जो चीज पता चली है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओशियन वर्ल्ड, यानी कि यहां पर एक समुद्र जैसी चीज का पता चला है। नासा ने इस बात की जानकारी दी है। नासा ने क्या जानकारी दी है? कि यहां पर समुद्र जैसी स्थिति पता चली है। अब आप पूछेंगे नासा को कैसे पता चल गया सर कि यहां पर एक समुद्र जैसी स्थिति है, ये इनको पता कैसे चला? हमने कहा भाई नासा ने अपने माध्यम से यहां पर वंस अपॉन ए टाइम इस सीरीज का अध्ययन करने के लिए अपने द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था डॉन स्पेसक्राफ्ट। मेरे प्यारे साथियों, इस डॉन स्पेसक्राफ्ट ने जाकर के इस बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की थी कि यहां पर किस प्रकार की चीजें उपस्थित हैं, क्या क्या चीजें यहां पर उपस्थित हैं जो कि ओशियन जैसी हो सकती हैं। और क्या बताया यहां पर मेरे प्यारे साथियों? यहां पर रॉक के बारे में बताया, चट्टानें ऐसी मिली हैं यहां पे सॉल्ट वाटर के। यहां पर 35 किलोमीटर दूर से फोटो खींची थी सीरीज के ऊपर से, ठीक है ना। और मेरे प्यारे साथियों उसने 2008 में बता दिया, लेकिन रिसर्च चल रही है तब से इसके ऊपर। सॉल्ट वाटर की प्रेजेंस बताई और यह बताया कि यहां पर बहुत प्रकार के मिनरल उपस्थित हैं, जिसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों इससे पता चलता है कि यहां पर समुद्र था। और समुद्र था इसका मतलब यह हुआ यहां पानी का अंदेशा है, और जब यहां पानी है तो इसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि यहां जीवन हो सकता है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको अब यह पूरा सवाल पूरा की पूरा प्लेनेट सिस्टम के अंदर किस प्रकार की चीजें, ये सब 10 मिनट के अंदर अंदर समझ में आ गई होंगी। आपसे ये उम्मीद की जाती है। डन हो गया। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं।